हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट्यूवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एकेडमिक पर्पस के लिए, क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, सभी क्लासों के लिए ये बेसिक रूप से महत्वपूर्ण है। आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए और इसके बारे में मैं बिल्कुल ब्रीफ आपको जानकारी दूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इसके बारे में पूरी तरह से समझेंगे। आप लोगों ने अगर किसी ने अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन को दबा करके सब्सक्राइब के साथ साथ पर्सनल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आइए आज हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन पॉलिनोमियल को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम लोगों को समझना होगा, जैसे कांस्टेंट। बहुत आप में से जानते भी हैं कांस्टेंट क्या होता है, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि एक ऐसा सिंबल जिनका की फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट कहे जाते हैं। यानी कि जो किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में चेंज नहीं करते हो वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 9, 11, 17 ये सभी संख्याएं, ये सिंबल बदलेंगे नहीं, कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जब मैं आपसे कहूंगा 2 तो आप ऐसे ही हमेशा लिखेंगे और 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, कभी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। इसलिए ऐसी संख्याओं को कांस्टेंट कहा जाता है। एक और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ छोटा सा, जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे सिंबल जिसका कि कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि जो टर्म्स होते हैं x, y, z, r, p, q, इस तरह के जो भी टर्म्स दिए रहते हैं आपको इक्वेशन के अंदर, जिनको भी सॉल्व करके आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, ये टर्म्स कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो क्लियर है, कांस्टेंट ऐसे टर्म्स होंगे जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होंगे, ऐसे सिंबल्स होंगे जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। अब देखिए, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, इसके पहले के क्लास में मैंने वो बता दिया है। आप लोग क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जा करके उसको निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं, तो मैंने टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। मोनोमियल किसको कहेंगे, बायनोमियल किसको कहेंगे, ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, इस तरह से आगे मैंने आपको पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। तो ट्राइनोमियल के बाद ही पॉलिनोमियल की बात आएगी। तो मोनोमियल जिसके की ओनली 1 टर्म्स होते हैं, बायनोमियल जिनमें की 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल जिनमें की 3 टर्म्स होते हैं। तो इस तरह से करके पॉलिनोमियल जिनमें की मल्टीपल टर्म्स होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब आप लोग जान रहे हैं, या तो आइदर x में होगा इक्वेशन पूरा, या तो y में होगा, या तो z में होगा, या p में, q में, r में, केवल एक वेरिएबल में होंगे। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस a4x4। देखिए जिस तरह से एक a1 a2 a3 बढ़ रहा है, उस तरह से x की पावर 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। an माइनस 1 तो x की पावर n माइनस 1 और प्लस an तो x की पावर n। तो ये अगर इस तरह से अगर इक्वेशन रहेगा तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, इस बात में ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a0 ये होगा कांस्टेंट, a1 a2 a3 an माइनस 1 और an ये सभी जो है ये इंक्लूडिंग a0 ये होंगे रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वह संख्या रियल नंबर कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर a0 से लेकर के आपका an तक की संख्या रियल होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन, पहला क्राइटेरिया। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्राइटेरिया ये है, ये आपको इस तरह समझना है कि जो an है हमारा लास्ट टर्म का
x की पावर n, ये लास्ट टर्म हो गया हमारा। इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है an, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझिए। और तीसरी बात कि ये जो x का पावर है, पावर ऑफ x यानी अगर x की पावर n है तो यहाँ पर n जो है यानी पावर जो है वो निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव अगर कहा जाए तो ये होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव वाला इंटीजर, पॉजिटिव वाला इंटीजर 1 2 3 ये सब सारे। अच्छा, इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर के बारे में ये मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में सेट थ्योरी क्लास 11 के सेट थ्योरी में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है। आप लोग एक बार वहां जा करके उस वीडियो को देखिए, वहां पर आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा कि इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसके बारे में जानना। यू मस्ट नो अबाउट नंबर सिस्टम। नाउ तो इसका कंडीशन समझ गया। अब यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाइड है, x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है, x3 के साथ जो मल्टीप्लाइड है, x पावर 4 के साथ मल्टीप्लाइड है, x पावर n के साथ जो मल्टीप्लाइड है, इनको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ये संख्याएं जो x के पावर के साथ मल्टीप्लाइड हैं, ये कहलाएंगी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा क्लियर हो गया। इसमें x, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर n-1 इन सब के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लाइड होंगे यानी a1 a2 a3 an, ये कहलाएंगे कोएफिशिएंट्स। किसके? उसके रिगार्डिंग जिसके साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। अगर आपसे कहा जाएगा a2 x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे a2 है। अगर 5x स्क्वायर में आपसे कहा जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 5 है। जो ना संख्या मल्टीप्लाइड होगा उस वेरिएबल के साथ में वो आप कहेंगे उसका कोएफिशिएंट है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। x की पावर n के साथ मल्टीप्लाइड an है, इसके साथ मल्टीप्लाइड x पावर n है, इस n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और a0 जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा और ये बाकी a1 a2 a3 और इस तरह से an-1 an ये कोएफिशिएंट्स होंगे और ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को इस तरह की परेशानी आएगी। आप लोग एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से इसकी परेशानी या पूरी तरह से इसके प्रॉब्लम्स आपको तो समाधान मिल जाएगा निश्चित रूप से। अब देखिए ये पॉलिनोमियल्स हैं और इसमें एक नया कंसेप्ट आ रहा है डिग्री का। डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का? उसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। अब देखिए ये एक फंक्शन है fx, यहाँ पर ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। यहाँ देखिए ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x की पावर 0। x की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका fx है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपसे कहेंगे हम बताइए इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो x का 0 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर x का 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ x का 2 मल्टीप्लाइड है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की 2 हो गई, हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसकी डिग्री हो गई 2। उसी तरह से बताइए gx में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 3, तो इसकी डिग्री 3, hx में डिग्री 4 और इसमें z टू द पावर 9 तो डिग्री 9। तो इन पॉलिनोमियल्स में इस डिग्री को अगर आपको निकालना हो इजीएस्ट मेथड है, इसके हाईएस्ट पावर को आप देख लेंगे, जो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, मुझे लगता है आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए अभी तो। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर लगा सकते हैं आप इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है? बहुत आसान चीज है। अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके पावर के बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अगर ये फंक्शन आपसे पूछा जाए, कहा जाएगा कि बताइए क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
तो आप इसमें इस x के पावर को देखिए, क्या x का पावर बढ़ता या घटता क्रम में है? तो बिल्कुल ये 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, यानी ये घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है। अगर मान लीजिए आपको एक दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है, x की पावर 5 प्लस 6x² प्लस 3x³ प्लस 4x⁴ प्लस 5x⁴ कहा जाएगा क्या ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आपको फिर देखना है कि क्या ये इसके पावर जो है वो इसके बढ़ते क्रम में है क्या? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ x⁴ पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, दोनों ही क्रम से आप ये समझेंगे ये क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो आप उसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और जब आप उस पॉलिनोमियल को देखेंगे तब आप ये समझेंगे कि तब आप उसमें ये निकालेंगे क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो नीचे आपको कुछ जो है उदाहरण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले आइए मैं एक आध दो आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, बाद बाकी सॉल्व करना आप लोगों को है। निश्चित रूप से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप लोग अगर समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा f(x = x + 1/x)। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रूल्स लग जाता है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस, सर्ट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास 8 के प्लेलिस्ट में। आप लोग उसको एक बार फिर से निश्चित रूप से देख लीजिए, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं f(x = x + x⁻⁻1)। दिखा सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि यह जो पॉलिनोमियल है, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो पहली बात तो ये है कि ये देखिए ये x⁻1 तो है और ये x⁻−1 तो है, यानी घटते हुए क्रम में तो है, लेकिन चूंकि इसका पावर निगेटिव है और x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। इसका मतलब यह जो पॉलिनोमियल हमारा है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, यानी जो फंक्शन हमारा है एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप इसमें लिखिएगा सिंस x has a negative power, hence f(x) is not a polynomial। और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने या ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो ये यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट कोई दूसरा उठाते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए x, ये हो जाएगा x⁻1/3 - 3। अब देखिए gx है ये स्क्वायर रूट, और आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी भी हैं। x² को या x³ का अगर इस तरह से स्क्वायर रूट को अगर x पर तो इसको लिखा जाता है x⁻1/2, x पर अगर क्यूब रूट हो तो इसको लिखा जाएगा x⁻1/3, x पर अगर फोर्थ रूट हो तो इसको लिखा जाएगा x⁻1/4, x पर अगर फिफ्थ रूट हो तो इसको लिखा जाएगा x⁻1/5 और एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर x³ रूट था और -3 था gx को, इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻1/3 - 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो x की पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यह तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और 1/3 इज नॉट अ इंटीजर। 1/3 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए hence gx is also not a polynomial। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने ना होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो इस बात को आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होगा तभी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आएगी, और पॉलिनोमियल है या नहीं है इसके लिए सबसे पहले इसके पावर को चेक कर लेंगे। अगर पावर नॉन नेगेटिव होगा इंटीजर तो ही वो एक पॉलिनोमियल होगा, और जब ये पॉलिनोमियल होगा तभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा। एक और मैं कोई आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला बताता हूँ आपको x-1 into x-3 upon
x, ये आपका पॉलिनोमियल px है। अब यहाँ से देखिए ये px को हम लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 अपॉन x। पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन इंक्लूडेड, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x, ये हो जाएगा आपका px। अब इसको सेपरेट कीजिएगा तो x स्क्वायर के नीचे x और 4x के नीचे x और 3 के नीचे भी x। यहाँ से x स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा, यहाँ से x कटेगा 4 बचेगा और ये 3 into x की पावर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x की पावर यहाँ पॉजिटिव है यानी प्लस 1 है, यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव 0 है, नॉन नेगेटिव है, और x की पावर माइनस 1 है। याद रखिएगा नॉन नेगेटिव में 0 आता है, पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, नॉन नेगेटिव में 0 आता है। यहाँ पर x के पावर कितना है, माइनस 1 है, तो चूंकि x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, हेंस px भी जो हमारा है वो इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, और अगर जो कोई पॉलिनोमियल है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोग बना सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से निश्चित रूप से आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सेशन अभी का इसका इतना ही करेंगे, और इस पर बेस्ड ऑन आप लोग जो है पॉलिनोमियल्स को देखिएगा, बुक्स में आपके मिल जाएगा, चाहे जिस बुक से आप बनाएं। हम लोग मैंने कहा था कुछ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ध्यान देने की बात क्या है, मैं वो 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। स्ट्रीम मर्ज हो चुका है, इसमें स्ट्रीम का अब जो पहले था साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स, तो ये सब चीजें मर्ज हो गई हैं। लेकिन अभी जो करंट ईयर में जो स्टूडेंट चल रहे हैं उनके लिए कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यह इफेक्टिव होगा अगले साल से या अगले सेशन से ही। तो अभी जो आपकी क्लासेस जिस तरह से हैं वो वैसी की वैसी ही चलेंगी, और एग्जाम्स के वही वैल्यू होंगे। एग्जाम की वैल्यू कहीं भी कम नहीं की गई है, एम्फेसाइज किया गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए, स्किल्स को डेवलप किया जाए, लेकिन एजुकेशन को वैसा ही रखा गया है। आप सब्जेक्ट को अलग अलग चुन सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन में अपियर होने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सबको आपको नॉलेज होना ही चाहिए, आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो होल एंड होल आप लोगों के लिए कोई इस तरह का चेंजेस मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल है। आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई करनी है, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 9 के हो या क्लास 10 के हो, आप लोगों के लिए अभी कुछ उस तरह की बदलाव नहीं है। तो आप लोग अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ के अपने एजुकेशन पे पूरी तरह से ध्यान दें। एजुकेशन पॉलिसी में अभी आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि आप पढ़ाई छोड़ करके या कम पढ़ करके आगे बढ़ सकें। अभी आपको बेसिक पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप 11th और 12th पे जाएंगे तो बिल्कुल कॉम्पिटेटिव होगा, और चूंकि वो पूरा का पूरा कॉम्पिटेटिव होगा तो आप एग्जाम्स को तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको कॉम्पिटिशन के बारे में पूरा ज्ञान होगा, पूरा नॉलेज होगा, पूरी जानकारी होगी। और मैथ, साइंस, ये सब आपके बेसिक लाइफ के पार्ट है, आपको इसको सीखना ही होगा, समझना ही होगा। इससे बेसिकली एक्सरसाइज करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और आप लोगों का जो पढ़ने का इंथुसियाज्म है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो नेक्स्ट रूप से बनाता रहूँगा, जल्द से जल्द बनाता रहूँगा। चैनल को अगेन आप में लाइक, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे, फेसबुक वॉल पे लगा सकते हैं आप लोग। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। अच्छा लगा हो सेशन तो आप लोग कमेंट नीचे कर सकते हैं, फिर मिलते हैं। गुड।